चलो दोस्त गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन हो जाइए जो भी हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट संस्कृत ले रखा है उन्हों के लिए। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो याद रखना क्लास 10th क्या संस्कृत आज पढ़ाई होने वाला है आपके लेक्चर में। तो फटाफट मेरे दोस्त बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या मेरे दोस्त, बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर। और बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको क्लास 10th का डेली क्लास चल रहा है। टाइमिंग बता देता हूँ आपको एक बार। टाइमिंग जो है शाम को 4 बजे, शाम को क्या है मेरे दोस्त, आपको शाम के 4 बजे, ठीक है ना, 4 बजे। फिर आपको रात में जो चलता है, रात में वो 9 बजे नाइट में क्लास चलता है। और डेली लाइव क्लासेस 2 क्लास डेली चल रहा है आपके लिए मेरे दोस्त, क्लास 10th वाले स्टूडेंटों के लिए। और तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि डेली क्लास आइए, दोस्तों को लेके आइए। क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ाने के बाद आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कहना, कमेंट करके बताना सर नहीं समझ में आया। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले संस्कृत का, क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अलस कथा। और यह अलस कथा चैप्टर इतना प्यारा है, इतना मस्त चैप्टर है, आप पढ़ोगे बहुत प्यारा सा है। और यह अलस कथा जो चैप्टर पढ़ रहे हो, यह बेसिकली पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। कहां से लिया गया मेरे दोस्त? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से यह लिया गया है। ठीक है ना। तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो बगल में लिखा हुआ पुरुष परीक्षा नामक कथा है। ठीक है ना। और यह इसका देखेंगे, सबसे पहले हम सारांश देखेंगे, यानी कि चैप्टर के बारे में टू जेड हम जानकारी पहले ले लेंगे। ठीक है ना। पूरी आपको 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर के बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और यह पढ़ने के बाद आपको चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे दोस्त, चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछ दे आपको। ठीक है ना। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में सारांश देखते हैं, फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेरे पढ़ाने का तरीका मेरे दोस्त यही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो अलस कथा चैप्टर पुरुष परीक्षा नामक पुरुष परीक्षा से लिया गया है, उससे पहले हम सबसे पहले हम थोड़ा चैप्टर के बारे में जानते हैं। क्या है चैप्टर, क्यों, किस किरदार है, क्या एक ऑब्जेक्टिव में इसी काम आएगा। तो सबसे पहले बात, अलस कथा जो चैप्टर है, पाठ के लेखक विद्यापति जी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चैप्टर यानी कि ऑब्जेक्टिव में जैसे ही सबसे पहला क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछेगा अलस कथा पाठ के राइटर कौन है, लेखक कौन है। तो कौन है मेरे दोस्त? विद्यापति है। कौन है मेरे दोस्त? विद्यापति। ध्यान रखना, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ही उठेगा कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति है। कौन है मेरे दोस्त? विद्यापति। सबसे पहला लाइन में आप इसे सीखो। अगला हमारा बात है, विद्यापति कहाँ के कवि है? ठीक है ना। विद्यापति कहाँ के कवि है? तो मैथिली कवि है। या कैसे कवि है? तो मैथिली कवि है मेरे दोस्त। कहा? तो विद्यापति मैथिली कवि। याद रखना, आपसे पूछेगा कि विद्यापति अलस कथा पाठ के राइटर है, लेखक है, लेकिन विद्यापति कैसे कवि है, कहाँ के कवि है? तो मिथिला कवि है। क्या मेरे दोस्त? मिथिला के कवि है। याद रखना मेरे दोस्त, मिथिला के कवि है। 2 क्वेश्चन यहां से क्लियर हुआ। तीसरा का क्वेश्चन आपसे यह सब्जेक्टिव में भी आएगा। देखो, अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। आपसे पूछेगा अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है मेरे दोस्त? याद रखना, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। सबसे पहले लाइन देखो, यह चैप्टर का जितना लाइन है, ये जितना चैप्टर उस सबका लाइनिंग दिया गया है, और उसी लाइन से ऑब्जेक्टिव आपको बनता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। देखो, अलस कथा का राइटर हमारे विद्यापति है, जो हमारे मैथिली के कवि है। यहाँ पे अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा पाठ के नाम नाम क्या, मानव के दोष एवं व्यंग के व्यंग किया गया है। साथ में आगे बढ़ते जाओ, बस नीतीश, आप नीतीशकार अलस्य को शत्रु मानते। यह एक प्रकार का लाइन है, पूरा एक साथ जोड़ दोगे ना तो एक आपका यह अलस कथा चैप्टर बन जाएगा। और वही चैप्टर का कुछ लाइन ऐसे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि इसका राइटर कौन है? विद्यापति जी है। विद्यापति मैथिली कवि है। अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। कहां से लिया गया? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और ये टोटल आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। तो चैप्टर के बारे में जानकारी मिल रहा है। तो अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। कहां से लिया गया मेरे दोस्त? तो पुरुष पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला लाइन हमारा क्या है इस चैप्टर का? अलस कथा पाठ में मानव के दोष, दोष मतलब होता है ना, यानी कि एक होता है गुण होता है, एक होता है दोष होता है। यानी कि हर व्यक्ति में एक गुण होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, एक अच्छी बात होता है, खराब बात होता है। तो इस दोष की बात करते हैं, आलस्य की बात करते हैं। कहा है कि आप लोग को भी वही हाल है, दोष आपके अंदर है। आप पढ़ते हो कि भाई हाँ कल पढ़ लेंगे ना, कल पढ़ लेंगे। आज सवेरे उठते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, पड़ता है, खाना खाते 12 बज जाता है,
हाँ, तंगा खेल लेते हैं, चाहे तंगा गर्लफ्रेंड से बतिया लेते हैं, तंगा फ्री फायर खेल लेते हैं, तंगा रील देख लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। तो यह आलस्य है, आपके अंदर ये दोष है, ठीक है ना? कभी कल नहीं आता है मेरे दोस्त, आज करना है और अभी करना है। कल करो से आज करो से अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब? यानी कि कल करना है जो आज करना है और अभी आज जो करना है अभी कर लो आप। जो आज शेड्यूल फिक्स किए कि शाम को आज करना है तो अभी कर लो, उसको खत्म करो और जो कल करना है इसे आज कर लेना है, ठीक है ना? और ये बहुत आपको क्लास 7 का एक दोहा है, कल करो से आज करो से अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब? साईं इतना दीजिए जामो कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। अब पढ़ोगे, बहुत प्यारा सा एक दोहा है। अलस कथा पाठ में क्या मानव के दोष की चर्चा है, दोष उसमें जो भी बुराइयां है उसी की चर्चा किया गया है कि मानव में दोष क्या है, आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, ठीक है ना? तो दोष क्या है यहाँ पे व्यंग किया गया है, उसकी चर्चा किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना? अगला हमारा पाठ है, नीतिशकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नीतिशकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, याद रखना। आलस्य को शत्रु कौन मानता है? तो नीतिशकार। तो याद रखना, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नीतिशकार शत्रु को, आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। या आलस्य को शत्रु कौन मानते हैं? तो यहाँ पे नीतिकार। तो याद रखना, नीतिकार आलस्य को शत्रु मानता है। याद रखिए इस चीज को, जितना पढ़ाए शायद ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ, अब ध्यान से देखना, हमारे ऊपर, इस पर नहीं देखना। आपको अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति कहाँ के कवि है? मैथिली कवि है। कैसे कवि है? मैथिली कवि है। आगे आपको जो अलस कथा चैप्टर पढ़ना है वो कहाँ से लिया गया है? तो आपको पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद आपको जो लाइन है, क्या है मेरे दोस्त? हाँ, अलस कथा पाठ में मानव की दोष की व्यंग की चर्चा किया गया है और नीतिकार आलस्य को क्या मानता है? शत्रु मानता है। यही तो है, इतना हो गया। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और लाइनिंग की तरफ बढ़ते, फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलेंगे। पहले इसको सीख लो। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर। वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। देखो, वीरेश्वर वहां के राजा थे और वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के। तो आपसे पूछेगा वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो याद रखना, मिथिला के मंत्री थे। और मिथिला के कवि कौन है? तो यहाँ पे विद्यापति। विद्यापति कहाँ के कवि है? मिथिला के। और वीरेश्वर कहाँ के मंत्री है? मिथिला के, ठीक है ना? अगला पॉइंट है, वीरेश्वर स्वभाव का दानशील एवं करुणा, यहाँ पे करुणिक था। पर दोस्त आपसे पूछेगा वीरेश्वर स्वभाव में कैसा था? तो दानशील था, दानवीर था, वो दान देता था, सभी को दान बांटता रहता था, वस्त्र, कपड़ा, खान पान के लिए समान वस्तु देते रहता था। तो क्या है, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो दानशील एवं करुणाकाई, ठीक है ना? यहाँ पे करुणकी था और दानशील था। तो याद रखना, वीरेश्वर स्वभाव का दानशील एवं क्या था? यहाँ पे करुणिकी था। याद रखना इस चीज को, दानशील था और करुणिकी था, ठीक है ना मेरे दोस्त? चलो, ये अगला हमारे देखो, आलसी कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे? तो 4 आलसी पुरुष थे। जो इस चैप्टर पढ़ रहे हो, इसमें आलसी के बारे में पढ़ रहे हैं, मानव के दोष के बारे में पढ़ रहे हैं। और मानव का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। आलस्य की वजह से ही हर काम में बाधा डलता है। भाई हो जाता है, चलो कल हो जाता है, परसों हो जाता है, अरे कल कमा लो, आज का होता है, आज कमा कल ये खा कर कल कमा पे फिर, मतलब ये नहीं सोचता है कि कल क्या होने वाला है, बस कल पर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, ध्यान दें, ठीक है ना? तो याद रखना, यहाँ पे वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री थे। वीरेश्वर स्वभाव में कैसा था? दानशील और करुणा की थे। साथ में आपको इस चैप्टर में आलस्य कितने थे, आलसी कितने थे? 4 आलसी थे। यहाँ तक क्लियर है? आगे अब से जितना यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, जितना लाइन बताया गया है, शायद आप 2 बार पढ़ोगे तो पूरे लाइन को और आप अपने भाषा में बड़बड़ा के चिल्ला के बता सकते हो इजी तरीका से। अगला है, आलसियों की आलसियों की पहचान के लिए क्या किया गया? यानी कि आलसियों की पहचान के लिए आलसालय में आग लगा दी गई। यानी कि आलसी की परीक्षा लेने के लिए क्या किया गया? बताओ, आलसी की जो आलसी व्यक्ति है उसके परीक्षा लेने के लिए क्या किया गया? उसकी परीक्षा, उसकी पहचान के लिए आलसालय में आग लगा दिया गया। जो आलसालय था वहां पे आग लगा दिया गया, ठीक है ना? ताकि इसमें जो आलसी व्यक्ति है वो अब इसके लिए इसमें रहे और जो धुरुत व्यक्ति है वो भाग जाए। जैसे कि देखना आप, जहां पे फ्री चीज कुछ बटाते रहता है फ्री में,
तो वहां पे जो व्यक्ति की जरूरत है वो भी आता है, जो व्यक्ति की जरूरत नहीं है वो भी घुस जाता है उसके अंदर। वो भी बोलता है कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है। राशन कार्ड में देख लो भाई, जिसके पास घर में नौकरी करने वाला व्यक्ति है, जिसके पास पैसा का कमी नहीं, उसके पास भी राशन कार्ड है। राशन कार्ड किसके लिए? जिसके पास खाने के लिए नहीं है, तो सरकार राशन कार्ड देता है। लेकिन क्या आज के देख लो, सभी गांव में सभी के पास राशन कार्ड है, जिसके पास खाने के लिए उसको भी, जिसके नहीं है उसको भी। तो राशन कार्ड उसमें क्या हो गया, उसमें कुछ आलसी व्यक्ति है जिसको असली में उसको मिलना चाहिए, जिसको मतलब जिसको खाने के लिए नहीं, असली में उसको मिलना चाहिए वो चीज, लेकिन जिसको पास है वो भी आलसी बनकर आ जाता है। तो सेम कंडीशन इस चैप्टर में है कि जो व्यक्ति आलसी है उसको तो भाई दान देना आवश्यक है, भाई क्या करोगे, आलसी है तो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन जो धूर्त व्यक्ति, जो आलसी न होते हुए भी धूर्त के मतलब वो वेश बदलकर आलसी के बदलकर आलसी बनाकर अपने आप को आकर दान ले जाता है। परीक्षा कैसे ले सकते हैं? तो सबको बिठा दिया एक कुटिया में जिसको अलसालय था, और उसमें आग लगा दिया गया। अब इसमें जो आग आग के देखकर जो भाग जाएगा, यानी कि वो झूठ मूठ का आलसी बन के आया है, और जो उसके अंदर ही रह जाएगा, आग लगने पर भी नहीं भागेगा, यानी कि वो रियल में आलसी है। यानी कि वही आग लगाने पर 4 आलसी नहीं भागते हैं, क्योंकि इस मात्र 4 ही थे आलसी। इसके अलावा जितना व्यक्ति था वो धूर्त व्यक्ति बनकर आया था। ठीक है ना? आपसे पूछता है, आलसियों की पहचान के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए क्या किया गया? तो अलसालय में आग लगाई गई। ठीक है, अगला देखो, आग को देखकर सभी ध्रुत पलायन हो गए। यानी कि आग को देखकर कौन भाग गया? तो ध्रुत भाग गए। ध्रुत कौन होता है? पलायन मतलब भागना, पलायन मतलब आगे बढ़ना, भाग गया। तो सभी ध्रुत भाग गए, यानी कि ध्रुत मतलब होता है जो आलसी के रूप में आया। जैसे कि गरीब बनकर अपने आप को गरीब दिखाना, जैसे कि कोई धनी व्यक्ति है और अपने आप को गरीब बनकर किसी से दान ले लिया, चाहे भीख ले लिया। उसी प्रकार से कहा, आग को देखकर सभी ध्रुत भाग गए, ठीक है ना, और आलसी बच गए, तो ध्रुत भाग गए। अगला है वीरेश्वर। वीरेश्वर लोगों को भोजन वस्त्र एवं दान करता था। क्या? भोजन वस्त्र दान करता था। तो वीरेश्वर क्या था? दानवीर था। ठीक है ना? वीरेश्वर स्वभाव में कैसा था? दानवीर। और क्या करता था? भोजन एवं वस्त्र दान करता था। तो मैं अभी जितना पढ़ाया हूं आपको एक बार उस पर टिप्पणी कर देता हूं। पहले सबसे पहला चैप्टर पर शुरू करते हैं। तो आपको अलस कथा जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है? विद्यापति। विद्यापति कहाँ के कवि है? तो मिथिला के कवि है। अलस कथा जो है आपको चैप्टर कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो अलस कथा है, ठीक है ना, उसमें मानव के दोष की व्यंग किया गया है, मानव की दोष का व्यंग किया गया है। साथ में अलस कथा जो है, उसमें एक और लाइन था, ठीक है ना, अलस कथा, एक मिनट में दोस्त, ठीक है, वो लाइन हमको शायद ध्यान ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, चलिए, क्या है? हाँ, नीतिकार अलस्य को शत्रु मानता है। क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना सकते हो कि नीतिकार अलस्य को क्या मानता है? शत्रु मानता है। ठीक है ना? सेम उसके बाद अगला हम इसमें बढ़ते हैं। तो वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। उसके बाद वीरेश्वर स्वभाव में कैसा थे? तो दानशील एवं करुणाकी थे। ठीक है ना? दानशील व्यक्ति थे वीरेश्वर। ओकरा बाद आलसी कितने थे? तो 4 आलसी थे। कितने मेरे दोस्त? 4 आलसी थे। ठीक है ना? उसके बाद आलसी को मतलब आलसी को पहचान के लिए, यानी जो असली आलसी है उसको पहचान के लिए क्या लगा? अलसालय में आग लगा दिया गया, अलसालय में आग लगा दिया गया। ठीक है ना? उसके बाद हम क्या पढ़े इसमें? उसके बाद हम इसमें पढ़े, जो यहाँ पे आग लगने पर कौन भाग गए? आग लगने पर कौन भाग गए? तो धूर्त व्यक्ति भाग गए। कौन भाग गए? धूर्त व्यक्ति भाग गए। ठीक है ना? वीरेश्वर लोगों को क्या देता था? दान और वस्त्र दान करता था, यानी कि वस्तु और जल, क्या बोलते, खान और भोजन, भोजन और वस्त्र दान करता था। ठीक है ना? यह अपने पढ़ा भी चैप्टर में। आगे कुछ और है, थोड़ा सा है बस, उसके बाद अब चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ये चैप्टर का चारों आलसियों की योगी योगी पुरुष ने केस पकड़कर आलसालय से बाहर निकाला। आपसे पूछा कि आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? आलसियों से आग से कैसे बाहर निकाला गया? तो केस पकड़ के। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किससे पकड़कर? आलसी को बाहर कैसे निकाला गया? जब आग लग गया तो धुरुत लोग तो भाग गए, 4 आलसी उसमें बच गए अलसालय में। अलसालय में जब चारों व्यक्ति बच गया तो उसको बाहर कैसे निकाला गया? तो बाल पकड़ के, केस पकड़ के बाहर निकाला गया। ठीक है? अगला पॉइंट है, जिस प्रकार, हाँ, जिस प्रकार बालक की गति स्त्री के बिना संभव नहीं है, जिस प्रकार की बालक की गति स्त्री के बिना संभव नहीं है, उसी प्रकार आलसी की गति
यहाँ पे करुणा लोगों के बिना संभव नहीं है, जो दानशील व्यक्ति है उसके बिना संभव नहीं है। आई मीन जिस प्रकार से बालक है, बालक की अगर मां ना रहे तो उसकी गति संभव नहीं, उसकी जीवन संभव नहीं है। कोई भी बालक होता है, छोटा शिशु होता है, शिशु बच्चा होता है, उसको जब तक उसकी स्त्री यानी कि उसकी मां ना हो, जब तक उसको मतलब उसका गति संभव नहीं है। यानी कि गति मतलब उसकी वृद्धि संभव नहीं है। अगर जिसकी माँ बचपन में ही खो देती है अपने बच्चे को, उसका पिता उसके लिए एक नौकरानी के तौर पे या कोई दूसरा शादी करता है या कोई नौकरानी औरत या लड़की को लेकर रखता है कि भाई इसको संभालना है। या भाई उसको पैसा देगा लेकिन औरत चाहिए, क्योंकि बिना स्त्री के कोई भी बच्चा पल नहीं सकता है। क्योंकि मर्द ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मर्द का हाथ भी होता है ना, काफ़ी कठोर होता है। बच्चा थोड़ा-सा रोने लगेगा ना, तो मर्द उसको क्या करेगा ना, जो पुरुष है ना, वो थोड़ा-सा सहन करेगा, लेकिन ज़्यादा जब करेगा तो उस पर गुस्सा करेगा, ठीक है? इसलिए स्त्री का जो दिल होता है बहुत कोमल होता है। वही कहा गया बालक की गति स्त्री के बिना संभव नहीं है, उसी प्रकार से आलसी का जो गति है, यानी कि दानशील, करुणाकाई जो व्यक्ति होता है उसके बिना संभव नहीं है। अगर यह लोग व्यक्ति ना हो जिसे दा क्या थे वीरेश्वर क्या थे? वहाँ पे करुणकी व्यक्ति थे। तो इसमें क्या वह सभी को दान देते थे। वह उसको आलसी आदमी को दान देते थे, भोजन देते थे, वस्त्र देते थे। ऐसा व्यक्ति अगर ना हो, करुणाई लोग ना हो, तो उसका संभव ही नहीं है जीवन। तो यह चैप्टर में पढ़ना था आपको आलस कथा चैप्टर में। अब आलस कथा चैप्टर से जो भी हमारा क्वेश्चन बनता है, अब उस पर लेके चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है कि क्वेश्चन कहा गया है, आग लगाने के बाद आलसियों को क्या कहा? जब आग लगा, तो उसमें तो ध्रुत व्यक्ति भाग गया, उसमें 4 आलसी बच गए। तो वह 4 आलसी अपने में बातचीत कर रहे थे और वह बातचीत क्या है, इस पर हम टिप्पणी करते हैं। देखो सबसे जब आग लगा अलसाले में, देखो यह कैसा कोलाहल है। सबसे पहला व्यक्ति ने बोला, ये कैसा कोलाहल है? कोलाहल मतलब कैसा आग है? कोलाहल है। दूसरका ने कहा क्योंकि 4 था, तो सबसे पहला जब आग लगा तो चारों आदमी तो सो रहा था। तो जब सो रहा था तो सीधा कहा गया, जब आग लग गया तो सबसे पहला जो आलसी था वो कहा, ये कैसा कोलाहल है? आपसे पूछेगा, पहला व्यक्ति क्या कहा? तो ये कैसा कोलाहल है, ठीक है ना? दूसरका ने कहा, लगता है किसी ने आग लगा दी है। क्या लगता है किसी ने आग लगा दिया, ठीक है ना? आग लगा दी है, ठीक है ना? दूसर का व्यक्ति क्या लगता है किसी ने आग लगा दिया। तीसर का व्यक्ति क्या कहता है कि कोई यहाँ पे धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर पानी डाल दे या कोई गीला कपड़ा डाल दे। तीसर का व्यक्ति कहता है, क्योंकि 4 आलसी था, तो कहा यहाँ पे आसपास कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर क्या डाल दे, जल या कपड़ा डाल दे, जल या कपड़ा डाल दे। सबसे पहला व्यक्ति कहा, जब अलसाले में आग लगा तो चारों आलसी पुरुष क्या कहा, यानी कि आग लगने के बाद आलसी पुरुष क्या बोले, तो सबसे पहला बोले ये कैसा कोलाहल है। दूसरका ने कहा शायद किसी ने आग लगा दी है। तीसरका ने कहा यहाँ पे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो धर्म पर चलता हो, सत्य पर चलता हो, जो हमारे ऊपर कोई पानी पानी डाल दे या कोई गीला कपड़ा डाल दे या कपड़ा डाल दे, ठीक है। लेकिन चौथा ने गुस्सा कर कहा, अरे वाचल कितने बोलते हो, चुप हो। यानी कि चौथे ने क्या कहा, अरे वाचल, अरे वाचलो कितने बोलते हो, आदि बोला। अरे वाचल कितने बोलते हो, या यहां तक 4 वालसी ने बोला। सबसे पहला बोला ये कैसा कोलाहल है। दूसर के ने कहा शायद आग लगा दी है। तीसर के ने कहा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर जल या कपड़ा डाल दे। चौथे ने कहा चिल्लाकर, अरे चुप हो। अरे वाचल मतलब ज्यादा बोलने, वाचल मतलब बोलने वाला। अरे वाचल कितना बोलते हो। यह चारों पुरुष का अपना मत था जिन्होंने बोला। तो यह आपने समझा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से लिख दोगे क्या क्या कहा इस चीज को, ठीक है ना। तो क्या कहा सबसे पहले, यह कैसा कोलाहल है, लगता है किसी ने आग लगा दी है और कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर जल या कपड़ा डाल दे। और अरे वाचल कितने बोलते हो, आदि ने आदि बात बोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके यानी कि अलस कथा पाठ का वर्णन करें। यह लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछेगा कि जो अलस कथा चैप्टर है उसके बारे में आप जो भी जानते हो वर्णन कीजिए। तो मैं आपको शुरू करूंगा सिंपल, आपने जितना अभी आपने पढ़ा उतना लिख देना है। जरूरत नहीं जो यहाँ पे लिखा वही लिखा, क्या लिखना है। अलस कथा पाठ के लेखक हमारे विद्यापति है। विद्यापति मैथिली क्या मैथिली के कवि थे। अलस कथा पाठ
पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें 4 आलसी की कहानी है, 4 आलसी की कहानी है, ठीक है ना? और यह और आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे यह? आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? अलस कथा, अलस कथा में मानव की, अलस कथा में मानव की क्या है? दोष एवं व्यंग की चर्चा किया गया। किसका दोष एवं व्यंग की चर्चा किया गया? साथ में नीतिकार आलस्य को शत्रु मानता है। यहां तक हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखेंगे? वीरेश्वर, वीरेश्वर क्या थे? वीरेश्वर मैथिली के मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे। वीरेश्वर कैसा थे? स्वभाव वीतर स्वभाव वीरेश्वर स्वभाव में दानशील व्यक्ति थे। इतना बात जो भी इसके बारे में जानते हो लिख दो, क्योंकि पाठ के बारे में लिखना है भाई जी। तो क्या लिखा? इस पाठ के लेखक मैथिली के कवि विद्यापति है। मैंने वही चीज लिखा कि जो हमारा इस पाठ, जो अलस कथा पाठ है, उनके लेखक विद्यापति, विद्यापति मैथिली के कवि है। अब यह थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, हम थोड़ा लॉन्ग में कर दिए, क्योंकि आपको लॉन्ग है अच्छा लग रहा है ना। और आगे बढ़ेंगे तो क्या देखो, यह पाठ कहां से लिया गया? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। वही तो बोला मैंने कि यह अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है, विद्यापति मिथिला के कवि है। यह पाठ यानी कि अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है ना? पुरुष परीक्षा नामक जो यानी कि जो अलस कथा पाठ है, उस पे मानव के करुणा, मानव के दोष व्यंग की चर्चा किया गया, जो आगे होगा। इस पाठ में मानव के, इस पाठ में मानव के दोष, यानी दोष नहीं होगा, दोष होगा, मैं दोष याद रखना, दोष, ठीक है ना? दोष, दोष को यहाँ पे व्यंगात्मक रूप में वर्णित किया गया है। वही बात है, दोष एवं व्यंग का चर्चा किया गया है ना? यही तो है। आगे बढ़ोगे, इसने यानी इसमें बताया गया है कि आलसी लोगों की जीवन करुणा के बिना संभव नहीं है। अरे भाई, ये तो जितना लाइन था वही तो है। क्या यहाँ पे करुणिका लोगों के वजह से ही चल रहा है, वजह से ही चल रहा है। इस पाठ में आलस्य की शत्रु बताया गया है, यानी कि नीतिकार आलस्य को शत्रु बताया है। यानी कि जो भी आप जानते हो, जितना आपने लाइनिंग आपको पढ़ाए हैं, वो पूरा के लिख दीजिए, या उसमें से 5-6 लाइन लिख दीजिए एक साथ, तो यह आपको अलस कथा पाठ का वर्णन हो जाएगा। हाँ या ना? इसलिए बहुत ईजी है, इसलिए निश्चिंत रहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो वहां पे, वीरेश्वर कौन था और उसका स्वभाव कैसा था? तो भाई वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। उसका स्वभाव क्या था? उसका स्वभाव दानशील एवं करुणिकाई था। अरे बहुत ईजी हो गया। देखो, वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था, ये तो पहले ही आपको क्लियर था, ठीक है ना? ये स्वभाव का, वो स्वभाव का क्या था? दानशील एवं करुणिकाई था। वह लोगों को लोगों को इच्छा भोजन एवं वस्त्र, भोजन एवं वस्त्र दान करता था। भोजन करवाता एवं वस्त्र दान करता था। यही तो वहां वीरेश्वर था ना। ये तो आपको पहले ही बता दिया गया है। तो देखो, जब आप चैप्टर का सारांश कर लोगे ना, चैप्टर पढ़ना इतना इजी हो जाता है ना। तो वीरेश्वर कौन था भाई? वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के, वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। भाषा में लिखना है, वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। वीरेश्वर का स्वभाव दानशील एवं करुणिकाई था। वीरेश्वर लोगों को भोजन करवाता था तथा वस्त्र दान करता था। यही तो था, और ये तो पहले ही बता दिया, देखो आप, है ना? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए मैं कोर्स लेके आया हूं मात्र 299 का, और यह 299 का कोर्स, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करके, ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ पीडीएफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर वाइज और पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर, सबका लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ दिया जाएगा। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, A to Z का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मात्र 299 का ऑल सब्जेक्ट है, लेने की प्रयास कीजिएगा, नंबर दिख रहा है। तो ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। देखो, विद्यापति जी के बारे में आप क्या जानते हैं? लो आप, विद्यापति के बारे में क्या जानते हैं? विद्यापति क्या थे? तो विद्यापति यहाँ पे मिथिला कवि है। विद्यापति मिथिला के काफी प्रसिद्ध कवि है। ये तो लिखना है ना। क्या है कि विद्यापति कौन है? विद्यापति मिथिला के प्रसिद्ध कवि है। विद्यापति अलस कथा पाठ को लिखा है। अलस कथा पाठ के राइटर है, लेखक है, ठीक है ना? ऐसे लिखोगे ना, सिंपल है। तो विद्यापति मिथिला के भाषा में एक महान कवि है, जो मैंने बताया कि विद्यापति क्या है? मिथिला भाषा के महान कवि है, ठीक है ना? इसे मैथिली मैथिली यहाँ पे कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली कोकिला नाम से भी जाना जाता है। ऐसे इसका चर्चा नहीं है, लेकिन अपना से लिख सकते हो, ठीक है ना? तो थोड़ा थोड़ा तो याद करना ही पड़ता है ना। तो क्या है? विद्यापति मिथिला के महान कवि है, मिथिला भाषा के महान कवि है। मिथिला उन्हें यानी कि इसे
मिथिला कोकिका के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति जी ने मिथिला भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी कविताएं लिखी हैं। बहुत ईजी है। यानी कि मिथिला जो विद्यापति जी है, मिथिला के काफी फेमस, काफी प्रसिद्ध कवि है। यानी कि इन्हें मिथिला के साथ साथ यानी कि मैथिली कोकिका के नाम से भी जाना जाता है। कोकिला, कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति ने मिथिला के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी कविताएं लिखे हैं। तो ये आराम से याद हो जाएगा, दो दो लाइन का है, इजी तरीका से याद हो जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन है वास्तव में आलसी पुरुष के कितने थे? भाई आलसी पुरुष कितने थे? तो 4 आलसी पुरुष थे, पहले ही बता दिया गया। वास्तव में आलसी पुरुष कितने थे? इसकी पहचान कैसे की गई? इसकी पहचान किसे? आग लगा के की गई। तो कैसे लिखो? यानी कि लिखोगे सिंपल, वास्तव में आलसी पुरुष 4 थे। देखो डिफिनेशन इतना इजी हो जाएगा। देखो सीधा क्वेश्चन का, वास्तव में आलसी पुरुष कितने थे, इसको कैसे पहचान की गई? तो वास्तव में आलसी पुरुष 4 थे। इसकी पहचान के लिए आलसालय में आग लगा दी गई। शायद डिफिनेशन सेम होगा। वास्तव में आलसी पुरुष कितने थे? 4 ही थे। इसकी पहचान के लिए अलसालय में आग लगा दी गई। है ना? ये तो लाइनिंग में ही पढ़ा दिया गया था आपको सबसे पहले, है ना? इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और इतना आप संस्कृत अच्छा लग रहा है, संस्कृत इजी लग रहा है कि नहीं बताओ तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर, सब्जेक्टिव। अब यह चैप्टर जो अलग कथा चैप्टर एक बार निकाल के पढ़ना, चाहे ऑब्जेक्टिव बना कर देखना, उसमें से आपको 80% प्लस बन नहीं गया अपने आप से, तो आप हमसे बोलना कि सर नहीं बन रहा है। 80% प्लस बन जाएगा जब यह पढ़ लोगे। ठीक है ना? बस अभी सोचो 100 में से अगर 80 को बना ले रहे हो, 20 को नहीं बनेगा, तो 20 को तो किसी से नहीं बनता है, उसके लिए थोड़ा याद करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन है, आलसियों को कैसे बचाया गया? देखो आलसियों को बचाने के लिए कैसे बचाया गया? तो वहां पर जो एक पुरुष था जो केस पकड़ के बाहर निकाला गया। किसको? केस पकड़ के बाहर निकाला गया। केस पकड़ के ना, तो क्या लिखोगे? आलसियों के, यानी कि अलसालय में आग लगा दी गई तो 4 आलसी क्या हुआ? 4 आलसी पुरुष आग को देखकर भी नहीं भागा। यानी कि आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो डिफिनेशन थोड़ा बढ़ाने के लिए लिख सकते हो, जब अलसालय में आग लगा दी गई तो 4 आलसी पुरुष आग को देखकर भी नहीं भागा। आग को देखकर भी नहीं भागा। तो योगी पुरुष, याद रखना, कौन पुरुष? योगी पुरुष ने बाल पकड़कर, केस पकड़कर उसको बाहर निकाला गया। योगी पुरुष ने उसे केस पकड़कर उन्हें अलसालय से बाहर किया गया। या आप डिफिनेशन में जितना क्वेश्चन कहा गया उतना ही लिख सकते हो। क्वेश्चन कहा गया आलसियों को कैसे बचाया गया, तो आलसियों को डायरेक्ट यहां से लिखिए, यहां से लिखना, यहां से यहां के आगे लिखना। यह ऊपर जो लिखा हुआ नहीं लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा डिफिनेशन बड़ा करने के लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख सकते हो योगी पुरुष ने उन्हें केस पकड़ करके अलसालय से बाहर निकाला। डिफिनेशन के लिए अगर ऊपर लिखना है तो लिख दीजिए कि जब अलसालय में आग लगाया गया, असली जो आलसी पुरुष आग के देखकर भी नहीं भागा, तो योगी पुरुष ने उसे केस पकड़कर, बाल पकड़ के अलसालय से बाहर निकाला। तो आप यहां से लिखते हो, पूरा लिख दीजिए, या अगर आपको याद करना है तो सिर्फ यहां से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो कहेंगे ही कि जब प्रॉपर लेवल का तैयारी कर रहे थे पूरा याद कीजिए। अगर आपको केवल 400 प्लस 450 से मतलब है तो छोटा याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीतिकार आलस्य को के बारे में क्या जानते हैं? लो यार, नीतिकार आलस्य को क्या मानता है? शत्रु मानता है, सबसे बड़ा शत्रु मानता है। ये तो एक लाइन था, तो क्या लिखोगे? नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानता है। क्या मानता है? शत्रु मानता है। तो बताओ, अब जब लाइनिंग पढ़ने के बाद, सारांश पढ़ने के बाद, क्या सब्जेक्टिव पढ़ने में दिक्कत हो रहा है? क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ने में दिक्कत होगा? क्या नहीं होगा? ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे। तो फटाफट बोर्ड एग्जाम है, कौन सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। जब भाई आप चैप्टर पढ़े हो तो उससे आपको क्या शिक्षा मिला है? ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। 5 में पूछेगा कि जो अलस कथा पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलता है? अलस कथा जो पाठ पढ़ रहे हो उससे आपको क्या शिक्षा मिला, इसके बारे में बताइए। तो क्या शिक्षा मिला? चलो इस बात के ऊपर चलते हैं। देखो, इस बात में हमें यह शिक्षा मिलता है कि आलसी लोगों की जीवन केवल आप एक करुणकाई लोग, जो दानशील व्यक्ति है, यानी कि करुणी की लोगों जो है उन्हीं की वजह से चल रहा है। यानी कि इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि आलसी लोगों की आलसी लोगों का जीवन जो होता है वो किसके माध्यम से? यहाँ पे करुणी,
करुणिक लोगों से, करुणिक लोगों की वजह से ही चल रहा है। किसकी वजह से? करुणिक लोगों की वजह से ही चल रहा है। अगर करुणिक लोग नहीं हो, अगर जीवन लाइफ में दानशील व्यक्ति अगर नहीं हो, जो दान दे सके, वस्त्र दे सके, वजन करा सके, तो आलसी व्यक्ति के जीवन खत्म हो जाएगा। तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि आलसी लोगों की जीवन क्या करुणिक लोगों के वजह से ही चल रहा है, वजह से ही चल पाता है। ठीक है ना? कुछ लोग इतने आलसी होते हैं, कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि सामने मौत भी देखकर अपने आप, अपने मौत को देखकर अपना आलस्य की नहीं त्याग करते। जैसे देखो जिस इस चैप्टर में पढ़ा गया, भाई आलस में आलसालय में आग लगा दिया गया और उसमें जो धूर्त व्यक्ति थे, आलसी नहीं थे, क्या किए? वो भाग गए, यानी कि आग देखकर भाग गए। जो असली आलसी थे भाई, उसको पता चला भाई आग लगा है, फिर भी चिल्ला रहा है, भाई कैसा कोलाहल है, ये कैसा शायद आग लगा दिया गया है। कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं, अरे भाई तू भागो तो, तुमको इतना भी आलसी थोड़ी ना कि उठ के तू भाग नहीं सकता है। इतना भी आलसी नहीं हो जाना चाहिए, जो मौत आपके सामने खड़ा हो, फिर भी आपको ना जा रहे, दो का हो गई, मरिए ना जब भाई। ये कोई बात हुआ? वही बात कहा गया कि इस चैप्टर से हमको यह शिक्षा मिलता है कि जो आलसी का, यानी कि आलस्य को, जो आलसी व्यक्ति है, ठीक है ना, आलसी लोगों की जीवन के करुणिकाई व्यक्ति की वजह से ही चल पाता है। कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि मौत सामने, मौत को देखकर भी, मौत को देखकर अपना आलस्य को नहीं त्याग करते हैं। फिर भी वो, जैसे कि आग लगा दिया फिर भी वो नहीं भागा। भाई आग लग गया है आलसालय में, अगर नहीं भागेगा तो क्या होगा? उसकी मृत्यु तय है। तो ये कहा गया आलसा, मौत सामने है, फिर भी वो क्या आलसालय को, आलस्य को नहीं त्यागता है। सोया हुआ था, ठीक है ना, तो आलस्य को नहीं त्यागता है। तो यहाँ पे आलस्य को हमारा महान शत्रु बताया गया है, और आलस्य को महान शत्रु बताया गया। जो व्यक्ति आलसी को त्याग दिया वो महान बन गया। और भाई दिन रात काम कीजिए, और काम करना है, ठीक है ना। पैसा तो भाई दुनिया में फेंका हुआ है यार, बस पैसा को लूटने आना चाहिए। अब बताओ अंबानी है, अडानी है, ऐसा कैसे बन गया? यार वो थोड़ी ना बचपन में जिंदगी में आया तो कभी वो भगवान जी से ले लिया, पैसा छापने का मशीन ले ले आया, ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ आकर मेहनत किया भाई, मेहनत किया, आज काम कामयाब है। तो आप लोग क्या करते हो? सोए रहते हो, रील देख रहे हो, दो चार गो लड़की के पीछे पड़े रहते हो, साइकिल लेकर बउआते रहते हो, तो कैसे होगा? यानी कि आलस्य को हमारा बहुत महान शत्रु बताया गया है। अतः हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए। जब तक आपने आलस्य को नहीं त्यागोगे, ठीक है, जब तक आपको कभी भी सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकते। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलता है कि आलस्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि आलस्य हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है। इस चीज पर ध्यान देना मेरे दोस्त, और काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो इस चैप्टर में आपको इतना क्वेश्चन था, इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं रह जाएगा। किसी से भी आप लड़ के झगड़ के बता सकते हो भाई यह चैप्टर में ऐसे है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो मेरे गाइस, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेंगे कल फिर से एक बार 9 बजे नाइट में, और फिर आपको 4 बजे शाम को 2 क्लासेस डेली चलता है, तो आप लोग ज्वाइन करने के प्रयास कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कोर्स लेने के लिए नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, ताकि आपको टॉपर लेवल का तैयारी करवा सकूं। थैंक यू।